हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ। आपको पता ही है, जब कोई भी रिकवर होता है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि इस लेडी को क्या-क्या चैलेंजेस थे और कैसे ये ओवरकम हो गई हैं और ओसीडी फ्री लाइफ़, एंग्ज़ायटी फ्री लाइफ़, डिप्रेशन फ्री लाइफ़ बहुत ही आराम से जी रही हैं। तो चलिए, हम जो है ना पूरा समझते हैं और इससे आपको सीखने के लिए भी मिलेगा और प्लीज़ आप इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा ताकि इनकी आगे की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे। तो अब ये जो लेडी हैं मेरे पास जब आई तो इनकी उम्र थी 45 साल। अब 45 साल की ये थी, लेकिन जब से ये 15 साल की थी तकरीबन तब से इनको ओसीडी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब इनके साथ शुरू हो चुका था। अब 15 साल की एज में इनके साथ ये शुरू हुआ तो थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि इनके बचपन कैसा रहा। इनके बचपन में जब ये 3 साल की थी तो इनके फादर नहीं थे, तो मदर ने इनको पाला और ये एक ही बेटी थी अपनी माँ की। तो मदर ने इनकी वजह से दूसरी शादी नहीं की और मदर छोटी-सी एक नौकरी करती थी, जिससे अपना और इनका पेट भरती थी और ये लोग अपनी नानी के यहाँ रहते थे। तो वहाँ पर नानी के यहाँ जब रहते थे तो जब तक इनके मामाओं की शादी नहीं हुई थी, तो इनकी जो जगह थी उस घर में वो थोड़ा-सा अलग थी। लेकिन जब ये 7 साल की थी तो इनके मामा की शादी हुई तो जो इनकी मामी आई वो इनको पसंद नहीं करती थी। क्योंकि अब बच्चे को अगर घर में प्यार मिल रहा है तो कई बार ऐसा होता है ना कि मामी वगैरह कोई आ जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ये यहाँ पर पड़े हैं। तो उनको ये था कि मेरी नंद यहाँ है, उसकी बेटी यहाँ पर है, मेरे पति का इतना पैसा खर्च होता है, तो वो इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी और इनको ऐसा फ़ील कराती थी कि जैसे ये बर्डन है, बोझ है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलती रहती थी वो उनको। तो इनको बार-बार, बार-बार इस तरीके से सुनने को मिलता था कि ये बोझ है, हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं। इस तरीके की बातें इनको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस तरीके का ही मैसेज कन्वे किया जाता था और उन्होंने कई बार सुना भी था कि इनकी मामी इस तरीके से किसी से बोल रही हैं। तो इनको बहुत तकलीफ़ होती थी और बचपन से ही बहुत रोती थी और इनको ऐसा लगता था मेरे पापा नहीं हैं और हम लोग क्यों इतने गरीब हैं, हम यहाँ पे क्यों रहते हैं, हम इनके टुकड़ों पे क्यों पल रहे हैं। क्योंकि ये डायलॉग इन्होंने कि ये हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, सुन लिया था। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा रोती थी और ये अपनी मम्मी को भी नहीं बताती थी क्योंकि इनको लग रहा था मेरी मम्मी दुखी हो जाएँगी। रात-रात भर रोना, नींद ही नहीं आती थी, दुखी होती रहती थी और बस सोचती रहती थी कि हमारा क्या होगा। तो एक छोटे से बच्चे को चिंता पकड़ ली थी और रोती ही रहती थी और जब इतनी ज़्यादा इनको चिंता रहती थी और रात में रोती रहती थी, सोती कम थी, तो फिर सुबह इनसे उठा नहीं जाता था। स्कूल जाती थी तो स्कूल में नींद आ जाती थी, तो इससे इनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई थी, तो स्कूल से भी इनकी शिकायत आ रही थी। उसकी वजह से और इनकी मम्मी भी दुखी हो जाती थी। तो वो भी कभी झल्लाकर ऐसे बोल देती थी कि भई तू ना होती तो या तो मैं मर जाती या फिर मेरी कहीं और शादी हो जाती, इस तरीके से वो बोल देती थी। तो इनको और ज़्यादा दुःख होता था और इसी सब एहसास के साथ ये बड़ी हो रही थी। पढ़ाई में भी अच्छी नहीं चल पा रही थी, किसी भी तरीके से इनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं थी या कुछ भी घर में इतना प्यार नहीं मिलता था क्योंकि मम्मी तो कमाने के चक्कर में चली जाती थी क्योंकि भई कमाएँगे नहीं तो कैसे जीवन चलेगा। और घर में जब ये पीछे अपनी मामी वगैरह के साथ रह जाती थी तो इनकी मामी का बहुत ही बुरा व्यवहार था और डरा कर रखती थी वो कि ये अपने नाना से, मामा से, नानी से कुछ कह नहीं पाती थी। तो ऐसे करते-करते इनका लंबा स्ट्रेस पीरियड रहा, तो जब ये तकरीबन 11 साल की थी तब से इन्होंने बताया कि इनको ना अपने आप ही एक चिंता बनने लग गई थी मन में, लेकिन तब तक इनको ये नहीं पता था कि ये मेरी इतनी बुरी कंडीशन कर देगा। तो तकरीबन 11 साल की उम्र से इनको याद था कि इनके मन में इस तरीके के विचार आने लग गए थे कि अगर मेरी मम्मी को भी कुछ हो गया, जैसे मेरे पापा ने अगर मम्मी को भी कुछ हो गया, तो मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ पर रह नहीं पाऊँगी क्योंकि ये तो अब इसलिए मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इनके मन में ख़्याल आते थे। तो ये रात-रात को अपनी मम्मी को उठ-उठ कर देखती थी कि मम्मी ज़िंदा है, साँस चल रही है, नहीं चल रही है, मम्मी का पेट ऊपर-नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है या नाक के आगे ऐसे उँगली लगा कर देखना कि मम्मी ज़िंदा है या नहीं। इस तरीके से इनको चिंता रहती थी और जब तक इनकी मम्मी ना आ जाए, तो ये बार-बार, बार-बार गेट पर जाती, देखती रहती, गेट पर जाती, देखती रहती थी इस तरह से। क्योंकि जब ये छोटी थी, तो फ़ोन नहीं थे उस टाइम पर ना, कोई ऐसा कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे किसी को। तो अब इनकी जो है ना जब
मम्मी जो है ना क्या कहते हैं आ जाती थी तो भी एकदम लिपट जाती थी और बार-बार पूछती थी, "आप ठीक हो? बाहर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई?" मदर को भी लगा कि नॉर्मल सी बात हो गई, कोई बच्चा है, मिस कर रहा होगा, चिंता करता होगा। कभी ध्यान नहीं दिया किसी ने कि ये अब इनके अंदर चिंता जो बैठ गई है और जो इतने सालों से ये अंदर-अंदर रो रही थी, दुखी थी, परेशान थी, सोच रही थी, वो जलकर अब इनके गले की आफ़त ये बनने वाला है। तो ये इस तरीके से इनकी शुरुआत हो चुकी थी। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनके अंदर वो जो सारी की सारी केमिस्ट्री बिगड़ दी गई, क्योंकि अगर आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो, इतना आप परेशान हो कि रात में रो रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, तो सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल इतने बढ़ जाते हैं। खुशी के कोई रीज़न्स नहीं हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स के लेवल डाउन होने लगे, तो ये केमिस्ट्री बिगड़ी और वो इनको ओवरथिंकिंग का और ये सब एक चिंता वाला पैटर्न बन गया और धीरे-धीरे वहीं से ही इंट्रूसिव थॉट्स आने लगे और इनके मन में बार-बार थॉट आने लगा कि मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा। और इनको क्या था, इनके घर में एक आंगन था, तो उस आंगन में अपनी मम्मी की लाश इनको दिखाई देती थी कि जैसे इनकी मम्मी मर गई है और वहाँ पर सब लोग हैं, रो रहे हैं और उनकी लाश लेटी भी है वहाँ पर। तो ऐसे इनको इमेजेस आने लग गई। अब वो इमेजेस आए तो ये डर जाती थी और उस इमेज को हटाने के लिए भगवान से प्रेयर करना या फिर उस इमेज को रिप्लेस करना कि वो मेरी मम्मी की नहीं, वो किसी और की इमेज है। तो कई बार क्योंकि ये बच्ची थी तो इनको लगता था मामी तंग करती है तो मम्मी की जगह मामी मर गई है। मैं से मम्मी, मैं से मामी, इस तरीके से, या जिसका भी मैं से नाम होता था तो उसको, तो जैसे इनके वहाँ पर पड़ोस में एक मंजू आंटी रहती थी तो वो उनका भी नाम मैं से, तो उनको ये था कि मैं मंजू आंटी की डेथ हुई है, मेरी मम्मी की डेथ नहीं हुई है। तो कोई भी अगर लेडी जिसका नाम मैं से होता था तो ये उसको रिप्लेस कर देती थी उस इमेज को। और इस तरीके से ये समझ नहीं पा रही थी कि ये ओसीडी की शुरुआत हो चुकी है इनको, एंग्जाइटी इनको पहले से ही थी। अब ये इस तरह से इनके अंदर इंट्रूसिव इमेजेस आती थी। तो मेनली जो इमेज आती थी इनको जो एकदम डरा देती थी, इनको दहला देती थी, वो था इनकी मम्मी, ऐसे कि डेड बॉडी लेटी हुई है मम्मी की और वही रिप्लेस करने का वो फिर आ रही है, फिर रिप्लेस करना, वो घंटों-घंटों इनके उसी में लग जाते थे, बिल्कुल जैसे फ्रीज़ मोड पर चली गई हैं। क्योंकि वो इमेज आती रहती थी और ये डरती रहती थी, घबरा कर रिप्लेस करती रहती थी। तो इस तरीके के एक इनकी ओसीडी का थीम बन गया था और अगर ये नहीं करती थी, तो इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा रोना और किसी को बता भी नहीं पा रही थी। इस तरीके से बहुत तकलीफ़ में आ गई थी। दूसरी इनको एक और थीम डेवलप हो गई, जिसमें इनको प्रेयर करने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई। इनके मन में एकदम से अपने आप ख़्याल आया कि भगवान ही सबका सहारा होता है, क्योंकि ऐसे बातें सुनी हुई होती हैं, है ना? कि भगवान ही हम सबके जीवन चलाने वाले हैं। तो वो सब इनके बच्चे मन ने उस चीज़ को इस तरीके से करा कि इनको ना भगवान की पूजा पाठ और ये सब चीज़ें बहुत करनी चाहिए, ताकि भगवान इनके सारे कष्ट हर दें और इनका और इनकी मम्मी का जीवन बेहतर कर दें। तो इस चक्कर में इन्होंने पूजा वगैरह करनी थोड़ी सी ज़्यादा शुरू कर दी। अच्छा, ये पूजा पाठ के अगर थोड़े से ऐसे रिचुअल कोई बच्चा फॉलो करता है तो घर वाले सोचते हैं कि भाई अच्छे संस्कार उसमें आ रहे हैं। उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता था कि ये कोई बीमारी की शुरुआत हो गई है, डर की वजह से करिए ना कि कोई श्रद्धा की वजह से। तो वो डर की वजह से जो है ना घंटों-घंटों तक पूजा करना, आरतियाँ पढ़ना और अगर उस वक़्त भी पूजा करते वक़्त भी मम्मी की लाश लेटी हुई इनको दिख जाए, तो फिर से वही बार-बार, बार-बार पूजा को करना, शुरू से शुरू करना। अब आरती के बीच तक आ गई हैं ये, लेकिन अगर वो दिमाग में इमेज आ जाए, तो फिर शुरू से करना, भगवान से माफ़ी माँगना, रोना, बहुत कुछ इस तरीके का हो गया है। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती थी। अब इसी से ही इनका एक क्लीनिंग का और ऑब्सेशन जुड़ गया। इनको ये था कि अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर आप किसी भी वजह से अशुद्ध हैं, चाहे आपके कपड़े अशुद्ध हैं, चाहे आपका शरीर अशुद्ध है, चाहे आपका मन अशुद्ध है, तो भगवान सुनते नहीं हैं बल्कि और पनिश करते हैं। तो इस चक्कर में इन्होंने बाथरूम में नहाने का टाइम इनका बढ़ गया कि पूरा मेरे को अच्छी तरीके से शुद्ध होना है। इसी तरीके से कपड़े पूरे अच्छी तरह से धोना, शुद्ध कपड़े बिल्कुल पहनने। तो ये सब चीज़ें इनको मतलब दिमाग में आती थी और ये परेशान होती रहती थी। और अब मरने के इस तरीके के विचार आ गए हैं, तो मरने के बाद क्या होता है कि वो फिर शुद्धि-वुद्धि होती है बहुत, तो वो मन में अगर इमेज भी आ गई तो उसको रिप्लेस करना है और फिर भगवान से माफ़ी माँग कर उसको जो है ना भगवान का नाम उसी टाइम पर ओम 11 बोलकर मतलब उस मन को भी शुद्ध करना है। इस तरीके से इनका ये सारा ओसीडी बन गया था।
और इसी वजह से ये बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, किसी से बोलना चालना नहीं, कम खाना, हर समय बस अपनी ही दुनिया में रहना। ये सब इनका 15 साल की उम्र में ज़्यादा इन पर हावी हो गया था। अब तब से ये साइलेंटली सफ़र कर रही थी, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम क्या है, और ना ही ये किसी को बता रही थी, क्योंकि मन में डर बहुत लगता था कि अगर ये बातें किसी को बताई तो कोई डांटेगा, फिर मुझे ये सब चीज़ें करने नहीं देंगे, सब यही बोलेंगे कि क्या बेकार की बात है। तो उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं किया, और इनका ये हाल हो गया कि सारा का सारा टाइम इन्हीं चक्करों में निकल जाता था। कभी इमेज को रिप्लेस करने में, कभी पूजा पाठ करने में, कभी शरीर को, कभी कपड़ों को, कभी मन को शुद्ध करने के चक्कर में पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। तो ये 11th क्लास में फ़ेल हो गई थी, और उसके बाद इन्होंने मना कर दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इस टाइप की चीज़ें सीख लूँगी, या कुछ भी आर्ट, कुछ भी ऐसा सीख लूँगी, लेकिन पढ़ाई मेरे से नहीं होगी। तो मम्मी भी इनकी बहुत नाराज़ रहने लगी। वो भी अक्सर इनसे नाराज़ होकर कभी पिटाई कर देती थी, कभी कुछ बोल देती थी। मतलब उनका भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ गया। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो उनको ऐसा लगता था कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसका भविष्य कैसे बनेगा, शादी कैसे होगी, इस तरीके से उनको भी चिंताएँ थी। तो वो भी फ्रस्ट्रेट रहती थी, और इनके अंदर ये सब तूफ़ान चालू ही हो गया था। करते-करते ये बड़ी हो गई, और 23 साल की उम्र में इनकी मम्मी ने इनकी शादी कर दी। अब लड़की खुद पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी गुमसुम चुप-चुप सी रहती है, तो लड़का भी कोई बहुत अच्छा नहीं मिला, वो भी थोड़ा-सा ऐसे ही मिला। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी हटाने के लिए शादी कर दी। इन्होंने बहुत मना किया कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन ये समझा नहीं पाईं कि मैं बीमार कैसे हूँ। सबको लगता था ठीक-ठाक है। तो इनकी खैर शादी कर दी। वहाँ पर भी जब इनका यही सब सिलसिला चालू रहा, तो ससुराल वालों को भी बहुत बुरा, क्योंकि इनके दिमाग में तो इमेजेस आती थी, फिर उसे रिप्लेस करना होता था, घंटों-घंटों पूजा का ऑब्सेशन। तो वहाँ पर भी शादी में इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। वो लोग भी इनको अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे थे, और ये बता नहीं पा रही थी कि इनके साथ क्या होता है। तो इनके साथ वहाँ पर भी बुरा व्यवहार होने लगा। जो घर में होता था, वो वहाँ पर भी होने लग गया। तो वो सब ने इनका और स्ट्रेस ऐड करता चला गया, और इनकी लाइफ में दुख इसी तरीके से चलते रहे। और 7 साल शादी के बाद रखने के बाद इनको इनके मायके भेज दिया गया कि ये तो बिल्कुल पागल है, इसके साथ दिमागी तौर पर कुछ तो गड़बड़ है, बताती नहीं है, पता नहीं घंटों-घंटों पूजा क्यों करती रहती है। खड़ी भी, अगर खड़ी रह जाए, कहीं बैठी भी है, तो कुछ ऐसे इशारे कर कर के कुछ रिप्लेस करती रहती है, पता नहीं दिमाग में क्या है। इस तरीके से कि कुछ दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हटा रही है या कुछ कर रही है, इस तरीके से वो लोगों ने कुछ सेंस किया, और इनको 7 साल की शादी के बाद घर पर भेज दिया। अब शादीशुदा कोई लड़की 7 साल के बाद घर आ जाए, और जिसमें कि मामी ऐसी है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही इनके साथ हुआ, तो इनकी और ज़्यादा कदर ख़राब हो गई। वहाँ जब इनके साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होने लगा, इनको बार-बार ताने दिए जाने लगे, तो एक दिन ये ब्लास्ट हो गई बुरी तरीके से कि मेरे साथ इतना-इतना ये सब चीज़ें हो रही है, और मेरे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, और ये सब है। किसी ने नहीं समझा इस बात को कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि इसको कोई बीमारी भी कहते हैं। सबको ये लगा कि पागलपना है सब। तो झड़वाना-उड़वाना, नीम, हकीम, वैद्य, ये सब में जो है ना ले जाया गया, और इनके सालों इस तरीके से बर्बाद होते चले गए, और बर्बाद होते-होते बस इनकी ये हालत हो गई, उम्र बढ़ती गई, और साइलेंटली ये सफ़र करती गई। इनका कुछ नहीं हुआ, फिर घरवालों ने भी एक तरीके से गिव अप ही कर दिया था कि भई अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये पड़ी रहेगी, अपना 2 रोटी दे दो इसको, अपना जो भी है पागलपना वो करती रहेगी। इस तरीके से इनकी ऐसी बुरी हालत हो गई थी। अभी 4 साल पहले से इन्होंने ना वीडियोज़ देखना शुरू करा, क्योंकि आज हर जगह सबके पास मोबाइल वगैरह आ गया है। तो देख लिया इन्होंने कि भई मेरे को इतनी परेशानी होती है, तो ये कुछ बीमारी है, या मेरा पागलपना है, या मेरा वहम है, क्या है? इस तरीके से इन्होंने वो डाला, तो इनके पास वो आ गया कि भई ये अगर बार-बार आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, आपको डराते हैं, इस तरह से कोई इमेज आती है, तो वो बीमारी हो सकती है। फिर इनको वीडियो वगैरह देखकर पता चला कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये बीमारी है। फिर जाकर इन्होंने स्ट्रॉन्गली अपनी मदर को बोला कि आप जो है ना मेरा इलाज कराओ, ये बीमारी है, इस तरीके से। तो घर वालों को इतना समझना तो था नहीं। लेकिन जब बात ज़्यादा ही बढ़ गई, और इन्होंने कहा कि अब मुझसे जिया भी नहीं जा रहा है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं
सुसाइड कर लूँगी। इस तरीके से जब इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया तो घर वालों को थोड़ा-सा लगा कि हाँ, कुछ तो सीरियस बात है कि अगर इस हद तक ये बात कह रही है। तो तब जाकर घर वालों ने इनके इलाज कराने की सोची और ये सारी जो इतने सालों की, सोचो ना आप कोई 45 साल का इंसान है और 15 साल से तो बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर हो रहा है, जबकि 11 साल की उम्र से ही इनकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 15 साल की उम्र तक आते-आते तो उनका बहुत ही हावी हो गया था और अब तक कितनी इनकी सफ़रिंग जो है ना क्या कहते हैं चल रही थी। तो कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में कुछ समय का कष्ट लिखा होता है और जब वो समय बस अब ख़त्म होने वाला होता है तभी कुछ ना कुछ रास्ते नज़र आते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि फिर इनके मामा ने मतलब एक थोड़ा-सा इनको सपोर्ट करने का सोचा कि भई अगर कुछ ऐसी बात है और इतना हद तक ये सोच रही है, परेशान हो रही है, कल को कोई बात हो जाए इससे पहले कि गौर ही कर लेते हैं, देखते हैं। तो फिर जब इन्होंने वीडियोज़ वगैरह भी दिखाई और घर वालों को भी अवेयरनेस आई कि हाँ भाई ये बीमारी है और इसका इलाज कराया जा सकता है, तब जाकर ये सारी जो मैंने आपको पूरा शेयर किया है शुरू से, ये सब चीज़ें इनके हमने हिप्नोथेरेपी से इनके लिंक डिस्कनेक्ट किए। एक छोटे बच्चे ने जो अंदर एंग्जाइटी इनके इनर चाइल्ड ने पकड़ रखी थी और इनको डर लग रहा था। इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ इनकी मम्मी को, अभी भी इनकी मम्मी बिल्कुल सही हैं। अब वो बूढ़ी तो हो गई हैं और उम्र के हिसाब से थोड़ी बहुत कुछ तकलीफ़ें हैं, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल ऐसी स्टेट में थी कि बिल्कुल जिसको हेल्दी ही कहा जा सकता है। छोटी-मोटी कंप्लेंट्स को अगर इग्नोर कर दें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको वो चीज़ समझाई गई कि इतनी छोटी उम्र से आपके मन में इस तरीके की इमेजेस आती हैं और आप देखो, आप जो इतना सब कुछ करते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इतने घंटों तक एंगेज करने, रिप्लेस करने की वजह से आपकी मम्मी अभी तक ज़िंदा हैं। क्योंकि इनको तो ये लगता था कि मैं लगातार कंपल्शंस करती आई हूँ, ये सब रिप्लेस करती आई हूँ, इसीलिए मेरी मम्मी को आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इनको पूरा समझ में आया है कि ये जस्ट बीमारी है, इस तरीके से हमें लगता है, डर लगता है, तो हम इस तरह से हटाते हैं और किसी के मरने जीने का आपके दिमाग में आने वाली इमेज उसे हटाना, रिप्लेस करना, इससे कोई संबंध नहीं है। और इम्पोर्टेंटली ना हिप्नोथेरेपी ने बहुत मदद की इनकी जो पूरे पास्ट के लिंक्स ब्रेक करने के लिए। उसके बाद सीबीटी, ईआरपी से, एक्सेप्टेंस थेरेपी से, इमोशन रेगुलेशन टेक्निक से, इनका पूरा लाइफस्टाइल वगैरह सब चेंज करके इनको जो है ना पूरी तरह से रिलीफ दिलाया गया। और इतनी साल पुरानी ओसीडी इनकी ठीक हो गई। अब ये क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, 11th क्लास में फ़ेल हो गई थी। जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत सीखा था इतने सालों में, इनको आता था, तो उसी में हमने इनको बोला कि आप ना उसी में ही कुछ और सीखिए और आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करो। तो इनको कुछ सिलाई भी आती थी, कुछ इनको थोड़ा-सा और क्रिएटिविटी आती थी, वो ये सब चीज़ें इनको कि आप कोई डिप्लोमा कोर्स करो, कुछ सीखो, कोई अपना जीवन चलाने के लिए अब आप ठीक हो गए हो, तो कुछ तो आपको स्किल्स डेवलप करनी होगी ना ताकि आपकी एनर्जी, आपका माइंड कहीं तो एंगेज हो। तो फिर उन्होंने वो सब चीज़ें भी गौर किया और घर वालों ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा ना भी हो घर वालों का सपोर्ट, पर अगर आप अपने आप को सपोर्ट करने लग जाएँ और आप इम्प्रूव होने लग जाएँ, तो फिर धीरे-धीरे बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है। जैसे इनके केस में था शुरुआत में, घर वाले इतना नहीं समझ पा रहे थे, इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे वो भी समझ गए कि हाँ, ये सच में बीमारी है और सपोर्ट हमें करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि ओसीडी कितनी भी पुरानी हो, किसी भी तरीके की आपकी कोई भी थीम हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है ना। अब इनके केस में देखो 30 साल, है ना? 45 साल हो गए, 15 साल की उम्र से, मतलब 30 साल बहुत लंबा समय होता है। तो एक एंग्ज़ायटी, एक ओसीडी वाले उसमें लूप में रहना, बिल्कुल डिप्रेशन में रहना और अब एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी अंदर की एनर्जी चेंज। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंग्ज़ायटी नहीं, कोई ऑब्सेशंस नहीं, बिल्कुल फ्री और फ्री हर तरीके से अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। लेकिन बहुत कुछ खो दिया, मतलब ससुराल वालों ने मुड़कर नहीं देखा। मतलब हद है, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी ही खराब हो गई इग्नोरेंस की वजह से। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है अपने अंदर मत रखिए, इतना मत डरिए किसी को बताते हुए। ठीक है, हर आदमी आपकी बात नहीं समझेगा, हो सकता है शुरू में ना समझे, पर कहिए, कहते रहिए। मदद लेने में ज़्यादा देर मत लगाइए। इन्होंने शुरू में कुछ नहीं बताया,
सब ने इन्हें पागल समझा, कोई झड़वा रहा है, कोई कहीं कुछ खिला रहा है, चटा रहा है, कुछ भली-बुरी बातें कही जा रही हैं। कुछ पता ही नहीं था, 23 साल की उम्र में फिर इनकी शादी कर दी। वो 7 साल जैसे-तैसे वहाँ रहीं ज़िल्लत सहकर, लेकिन उसके बाद भी इनको घर से निकाल दिया गया। मतलब एक लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, पढ़ाई-लिखाई सब छूट गई, सब खत्म। अब ठीक है, अब ठीक हो गई हैं और जो स्किल्स, जो हाथ के हुनर होते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इनमें कर लेंगी कुछ, लेकिन बहुत कुछ और कर सकती थी, जीवन को और बेहतरी से जी सकती थी। इनकी भी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी होती, इनके भी बच्चे, अपना परिवार, सब कुछ बहुत खुशहाली होती। पर सिर्फ़ इस डर की वजह से कि सामने वाले का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या इस इग्नोरेंस की वजह से कि मानसिक परेशानियाँ इतनी हावी हो सकती हैं, या ये सच में मानसिक परेशानियाँ, या कि जस्ट कुछ ऊपरी पराया वगैरह टाइप का है, ये सब की अवेयरनेस की कमी होने की वजह से देखिए ज़िंदगी है ना कितनी ख़राब हो जाती है और कितनी मुश्किल में आ जाती हैं। अब सही है, वो कहते हैं ना कि ठीक है, बहुत स्थिति बेहतर हो गई है, पर फिर भी किसी से उसकी ज़िंदगी के चाम ना छिन जाएँ। तो इसलिए आप लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। खुद की मदद करना और अपनों की मदद करना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माय डियर वन्स, प्लीज़ इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकें, उनकी ज़िंदगी हम बेहतर कर सकें। हम सबको खुलकर जीने का, पूरे सौभाग्य से, है ना, पूरी खुशहाली से जीने का अधिकार ईश्वर ने हमें यहाँ पर पूरे खुशहाली से, पूर्ण स्वास्थ्य में स्थित होकर जीने के लिए यहाँ पर भेजा है। आपका एक शेयर लोगों की मदद कर सकता है, और प्लीज़ इनको ढेर सारी आप ब्लेसिंग्स दीजिए। इन्होंने बहुत दुःख झेला है, अब इनकी आगे की ज़िंदगी बहुत खुशहाल होनी चाहिए। तो आपकी ब्लेसिंग्स ना सच में इनकी लाइफ में खुशियाँ भर देगी। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।